प्रिय विद्यार्थियों, आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय राजनीति विज्ञान के द्वितीय अध्याय संविधान निर्माण के तृतीय एवं अंतिम भाग का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। इसके प्रथम भाग और द्वितीय भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहले देख लेते हैं कि इसके द्वितीय भाग में हमने क्या क्या सीखा था, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने सीखा कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हमने जाना था और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हमने पूरी तरह समझा था और संविधान सभा के महत्व एवं कार्यों को हमने जाना था। आज हमारा जो शिक्षण केंद्रित होगा वो निम्न बिंदुओं पर होगा कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को हम समझेंगे, संविधान का दर्शन क्या है जिस पर हमारा संविधान आधारित है, इसको हम समझेंगे, और संस्थाओं का स्वरूप क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यही 3 बिंदुओं पर हमारा आज का शिक्षण केंद्रित होगा। तो आज के शिक्षण उद्देश्य हमारे क्या है, जैसा कि हम बताते हैं आपको कि प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं होता। तो आज के शिक्षण का उद्देश्य यह है कि हम भारतीय संविधान के बुनियादी तत्वों को, उसके मूल्यों को हम समझ सकेंगे, संविधान का दर्शन क्या है जिस पर वह आधारित है इसको हम समझ सकेंगे, और विभिन्न संस्थाओं के स्वरूपों को हम समझ सकेंगे। बच्चों, अब पहला प्रश्न यहीं से है कि हम अपने संविधान को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। पिछले उस पर हमने पढ़ा था कि संविधान क्यों आवश्यक है। आज हम यह पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष हो रहे हैं, परंतु आज तक किसी भी वर्ग ने अथवा राजनीतिक दल ने संविधान की मूल भावना को चुनौती नहीं दी। अब आपके मन में होगा कि यह मूल भावना क्या होती है। बच्चों, मूल भावना वह होती है जिससे किसी चीज़ का हमें पूरा उसका विशाल आकार समझ में आ जाए, वह उसकी मूल भावना होती है। जैसे फल के अंदर आप जब उसको खोलेंगे तो उसके अंदर एक बीज निकलता है। वो बच्चों, बीज इतनी गहराई में क्यों होता है? इसलिए कि आसानी से वो आपको इतनी जल्दी न प्राप्त हो, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उसके अंदर जाएंगे, तब वो बीज निकलेगा। बीज भी ऐसे नहीं होगा, किसी कठोर जो है आवरण के अंदर होगा, तब वो अंदर से बीज निकलेगा। वो उसकी मूल भावना है, उसकी मूल आत्मा है, अर्थात उसी से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी से उसको समझा जाता है। तो आज तक 70 वर्षों में किसी ने कुछ भी आरोप लगा लिया हो, लेकिन संविधान की मूल भावना को चुनौती नहीं दी। इसके पीछे संविधान का अत्यंत व्यापक होना कारण है इसका, कि संविधान इतना व्यापक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर छोटी से छोटी चीज़ को भी इसमें सम्मिलित किया, हर छोटी से छोटी विषय वस्तु पर ध्यान दिया, इतना व्यापक जरूर कर दिया, लेकिन उसकी व्यापकता जो है आज हमारे लिए लाभप्रद है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य लक्ष्य आगे के विचार करते हुए संविधान में हर छोटी से छोटी बात को समाहित किया था। ये विशेषताएं हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के संविधान खत्म हो गए, चले गए, नष्ट हो गए, क्यों? कि वह इतने व्यापक नहीं थे, भविष्य लक्ष्य नहीं थे। तो यह हमारे संविधान की विशेषता है, महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है। अतः संविधान सभा का कार्य अत्यंत व्यवस्थित, पारदर्शी एवं सर्वसम्मति पर आधारित था। सबसे पहले कुछ मूलभूत सिद्धांत तय किए गए और आम सहमत बनाई गई। संविधान का प्रारूप बनाया गया जिसकी प्रत्येक धारा पर कई कई दौर तक चर्चा चली। धारा का तात्पर्य उसका बिंदु, उसका जो है जो शीर्षक है, एक एक शीर्षक, एक एक बिंदु पर, एक एक लाइन पर कई दौर की चर्चा की गई। 2000 से अधिक संशोधन किए गए। जिन लोगों ने कमियां बताई उनको दूर किया गया। सभा में पेश हर प्रस्ताव और हर कही गई बात को संरक्षित किया गया। मतलब इतने आसानी से नहीं बना संविधान, उस पर बहुत मेहनत की गई, तब जाकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इन्हें संविधान सभा की चर्चा कहा जाता है। जो ये चर्चाएं हुई, संशोधन हुए,
आपस में वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, इसे क्या कहा जाता है? संविधान सभा की चर्चा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया, एक बृहद ग्रंथ बना के प्रकाशित किया गया। संविधान की व्याख्या के लिए आवश्यकता पड़ने पर बहस के लिए इन दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। अगर कभी कोई ऐसी बात आ जाए कि संविधान पर बहस चल रही हो तो इन दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जीवंत रूप में संरक्षित रखे हुए हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी तत्व, भारतीय संविधान के बुनियादी तत्व क्या है? मूल तत्व, मूल सिद्धांत, उन पर चर्चा हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान के दर्शन को समझने के लिए हमें अपने संविधान निर्माताओं, नेताओं, उनके जो विचार हैं उनको, और संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। बच्चों, प्रस्तावना आपके मन में होगा कि क्या होती है? प्रस्तावना किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को प्रारंभ करने के पहले जो एक संक्षिप्तीकरण होता है, सारांश, उसे प्रस्तावना कहा जाता है। अर्थात उस प्रस्तावना में सब कुछ समाहित होता है जो पूरे पाठ में होगा, उसका संक्षिप्तीकरण करके उसकी मूल तत्वों को लेकर के प्रस्तावना में समाहित कर दिया जाता है। तो हमारा संविधान भी इतना विशाल है, लेकिन उसकी जो प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा है। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा के रूप में उसका वर्णन भी किया है कई जगह। तो हमारी प्रस्तावना क्या है हम लोग देख लेते हैं। अभी उससे चर्चा करने के पहले कुछ और तथ्य आपके सामने मैं रखूंगा। तो भारतीय संविधान के दर्शन को समझने के लिए हमें अपने संविधान निर्माताओं, राजनेताओं के विचारों को और संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। ठीक है। अब एक कथन है, अभी इसके बताते हैं किसका कथन है, कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। बहुत अच्छी बात कही गई है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का वर्ग विभेद न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, ऐसा भारत जिसमें छुआछूत या शराब और नशीली वस्तुओं के लिए कोई जगह न हो, औरतों को भी पुरुषों जैसे अधिकार प्राप्त हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह बात कही थी इतनी महत्वपूर्ण आदरणीय महात्मा गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया जो इन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें इनका ये लेख था। तो गांधी जी कैसा संविधान चाहते थे? आपको मैंने पढ़कर बताया कि गांधी जी ऐसा संविधान चाहते थे। गतिविधि आपके सामने एक हमारा है कि महात्मा गांधी के उद्धरण के मूल विचार क्या हैं। आपने इसको समझा, पढ़ा, फिर से देख लीजिए कि गांधी जी का जो ये उद्धरण है इसके मूल विचार क्या हैं। आप देखिए कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त हो। ऐसे भारत के प्रयास करूंगा जो सबसे गरीब व्यक्ति भी जिसे अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी अपनी सहभागिता है। जहां पर किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद न हो, जहां पर सभी लोग मेलजोल से रहें, जहां नशीली वस्तुएं और छुआछूत शराब जैसी कोई बुराई न हो, जहां पर औरतों को भी पुरुषों के समान अधिकार हों। तो इस उद्धरण में के मूल विचार क्या हैं? इस उद्धरण के मूल विचार हैं कि पूरी तरीके से जहां पे सभी लोग हिल मिल के रहें और जहां किसी भी प्रकार की जाति, छुआछूत, ऊंच नीच ये बुराइयां व्याप्त न हों, ऐसा विचार था गांधी जी का। अगला एक कथन और है कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से युक्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीतिक रूप से हम समान होंगे, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन हमारा असमानताओं से भरा होगा, जहाँ कोई समानता नहीं होगी। कोई गरीब होगा, कोई बहुत अमीर होगा, कोई छोटा होगा, कोई बहुत ऊंचा होगा। जहाँ राजनीति में हम एक और एक व्यक्ति एक वोट को और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, मतलब एक व्यक्ति एक वोट दे। राजनीति में इस बात को तो हम स्वीकार कर रहे हैं आज भी, ठीक। लेकिन वहीं अपने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। सामाजिक और आर्थिक रूप से हम उन्हें वो महत्व प्रदान नहीं करेंगे गरीब लोगों को, जो कि हम वोट लेने के समय उन्हें प्रदान करते हैं। क्योंकि वोट लेने के समय चाहे जितना गरीब आदमी हो उसका भी वोट हमें चाहिए, बराबर महत्व है, और अमीर आदमी उसका भी बराबर महत्व है, लेकिन वो समानता सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नहीं दी जाती।
हम इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे। यह बात संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। बच्चों, अब इसी से संबंधित प्रश्न है कि अंबेडकर जी के उद्धरण में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता का आशय क्या है? बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अंबेडकर जी का आर्थिक और सामाजिक असमानता से आशय है कि पूरी तरीके से सामान्य स्थिति समाजवाद होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सभी को समान माना जाए, कोई गरीब न हो, कोई अमीर न हो। तो यह बात इन्होंने कही है यहाँ पर। वर्षों पहले एक कथन और है कि वर्षों पहले हमने अपनी नीयत के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी तब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। ये बात हो रही है स्वतंत्रता के समय की, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी, जब एक युग का अंत होता है और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा जाग जाती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत के लोगों एवं मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। ये किसने कहा? आइए हम देखते हैं। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह समय आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने का है जिनके लिए निरंतर प्रयास किए गए। हमने अक्सर उनके लिए प्रयास किए और एक शपथ आज हम फिर लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता का, बीमारियों का एवं अवसर की असमानता का अंत करना। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो। जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा। यह बात 15 अगस्त 1947 संविधान सभा में भाषण दिया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। बच्चों, अब आपसे एक गतिविध प्रश्न है हमारा कि ऊपर दिए गए तीनों उद्धरणों में कौन सा विचार समान रूप से वर्णित है? आप समझ चुके होंगे कि चाहे महात्मा गांधी जी का उद्धरण हो या भीमराव अंबेडकर जी का उद्धरण हो या हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्धरण हो, तीनों नेताओं ने एक ही बात कही है कि समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग विभेद न हो, जाति विभेद न हो, सामाजिक असमानता न हो, आर्थिक असमानता न हो, पूरा भाईचारा सबके बीच में कायम हो, कोई दुखी न हो, कोई गरीब न हो, कोई दीनहीन न हो, कोई बहुत अमीर न हो। ये बात तीनों में हमारे जो है समान रूप से वर्णित है। बच्चों, अब हम जानकारी कर लेते हैं कि संविधान का दर्शन और प्रस्तावना जिस पर चर्चा की गई थी, जो मूल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किए गए। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा स्रोत थे, जिनको लेके हमने भाईचारा, समानता, न्याय, इन सब तत्वों को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तो वही हमारी प्रस्तावना में वर्णित किए गए। संपूर्ण संविधान इन्हीं मूल्यों पर आधारित हुआ। संविधान का प्रारंभ इन्हीं मूल्यों के संग्रह रूपी प्रस्तावना अथवा उद्देशिका, प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका भी होता है, इसमें समाहित किया गया। प्रस्तावना की प्रेरणा हमने कहाँ से ली? अमेरिकी संविधान से ली थी प्रस्तावना की प्रेरणा। तो आगे हम लोग चलते हैं। हमारी प्रस्तावना लोकतंत्र हेतु तो एक सुंदर कविता जैसी प्रतीत होती है। आप देखना, आप लोगों की पुस्तकों पर लिखी है, बहुत सुंदर कविता जैसी प्रतीत होती है और इसको आप कंठस्थ करना, बहुत आनंद आएगा आपको इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे। प्रस्तावना संविधान का मूलाधार एवं आत्मा है। सरकार के सभी कानून एवं नीतियों का परीक्षण इसी में निहित दार्शनिक मूल्यों के आधार पर होता है। ये दार्शनिक मूल्य इसमें निहित हैं। कौन सा कानून अच्छा एवं जनहित में है और कौन सा बुरा है, इस बात का निर्धारण प्रस्तावना से होता है।
बच्चों, यह है प्रस्तावना का प्रारंभ। आप देखिए, बहुत आनंद आएगा, अभी इसकी व्याख्या भी हम करेंगे। भारत का संविधान, प्रस्तावना, उद्देशिका। हम भारत के लोग, कौन? हम भारत के लोग, हम सभी लोग जो भारत के निवासी हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी इसका अर्थ आगे बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात हमारे ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई बाहरी शक्ति किसी भी प्रकार से हमें दबाव में नहीं ले सकती, न हम पर कोई विचार थोप सकती है। हम अपनी मन के स्वतंत्रता के स्वयं के मालिक हैं। समाजवादी अर्थात जहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो हमारा फैलाव है, सरकार सबके साथ समान व्यवहार करे, समान बंटवारा हो। पंथ निरपेक्ष, जहाँ सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख सभी एक समान रूप से अपने अपने धर्मों को मानेंगे, सबको स्वतंत्रता होगी और सरकार का निजी कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम कैसा गणराज्य बनाएंगे? लोकतंत्र बनाएंगे, जनता का शासन जहां होगा। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब जहां हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो हैं हमारे, उनका चुनाव किया जाएगा, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, हमारे देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी बात की चर्चा अभी अंबेडकर जी ने अपने उद्धरण में की थी कि सामाजिक न्याय प्राप्त होगा हमारे नागरिकों को, आर्थिक न्याय प्राप्त होगा और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। विचार मतलब जो हमारे विचार होंगे। अभिव्यक्ति मतलब बोलना, और विश्वास जिस चीज़ में हम विश्वास करते हैं। धर्म जिसको हम धर्म अपना स्वीकार करते हैं। उपासना, पूजा जिसको भी हम मानते हैं। इतने प्रकार की हमें स्वतंत्रता होगी। कौन कौन? विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें दी गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हमें अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान की और अवसर, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य का अवसर उसको समान रूप से दिया जाएगा। गरीब अमीर के नाते उसका अवसर छीना नहीं जाएगा। एक गरीब व्यक्ति भी अपने किसी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, एक अमीर व्यक्ति भी कर सकता है, उसे समान अवसर प्राप्त होंगे यदि वह उसकी अर्हता रखता है तो। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा मतलब उसका सम्मान, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऐसी गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, के राष्ट्र एक हो, खंडित ना हो, अखंड हो, मतलब पूरा देश एक साथ हो। सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारा इतना प्रगाढ़ हो कि हम खंड खंड न हो, हम चारों तरफ से एक हों। हमारे राज्य भले अलग हैं लेकिन हम भारतीय हैं। तो ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, यह ऐसा सुंदर जो है प्रस्तावना है हमारी, इस पर एक नज़र फिर से हम आपको डला देते हैं कि इसका एक एक शब्द हमारा दर्शन है, हमारा आदर्श है। जिन राजनेताओं ने हमारे संविधान को बनाने के बारे में सोचा, हमने स्वतंत्रता के समय जिन जिन चीज़ों को सहन किया, जिस प्रकार से हम परेशान हुए, हमने उन एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने संविधान में समाहित किया। और प्रस्तावना से ही आपको लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने समाहित किया। पुनः एक बार आप देख लीजिए कि हम भारत के लोग, वो लोग जो हम भारत के नागरिक हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम पूरी तरह संप्रभु होंगे। हमारे ऊपर कोई बाह्य शक्ति दबाव नहीं बना सकती किसी भी प्रकार की। हम जो चाहेंगे अपने लिए अच्छा, हम वही करेंगे। समाजवादी, हमारा देश कैसा होगा? समाजवादी होगा, जहाँ किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष, हम सभी धर्मों को मानेंगे, अपने अपने मन के धर्म को, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। लोकतंत्रात्मक, जनता के शासन होगा। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इतने प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर, हमें किसी भी अवसर की समानता होगी, हमारा अवसर कम नहीं किया जाएगा प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली, जिन कार्यों से राष्ट्र की एकता बढ़े और अखंडता बढ़े, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसा भाईचारा कायम हो कि हमारा देश एक होकर के रहे और हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया। और किसने स्वीकार किया? हम भारत के लोग, हम सभी भारतीयों ने इसे स्वीकार किया। अब बच्चों, हमने आपके हित में और आपको समझने के लिए इन शब्दों का अलग से डाल दिया है। हमने आपको 2 बार इसको समझाया, आप देख लीजिए। हम भारत के लोग, और एक इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो आपको अपनी तरफ से इसको पूरा करना है। मैंने आपको 2 बार समझाया है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से मतलब क्या है? जो हम भारत के नागरिक हैं। प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभु, हमारे ऊपर किसी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं चलेगा। हम अपने देश के हित में जो निर्णय लेंगे वो स्वयं लेंगे, कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर थोप नहीं सकती। समाजवादी, अच्छा, अर्थात हमारा देश कैसा होगा? समाजवादी होगा। यहाँ समाजवाद होगा, चारों तरफ अमीर गरीब को भुला करके सबको एक समान अधिकार प्राप्त होंगे और सबको एक प्रकार जो है सम्मान प्राप्त होगा। पंथ निरपेक्ष, जहाँ सभी लोग अपने अपने मन का धर्म मानेंगे और उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक देश कैसा होगा? जनता का शासन होगा, जहाँ जनता शासन करेगी। गणराज्य अर्थात हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसे चयनित किया जाएगा, चुनाव होगा, ना कि वंशानुगत आएगा, वंशानुगत नहीं आएगा, चुनाव होगा। हमारे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है, वो यही है। न्याय, कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, कैसी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता, कौन कौन सी बंधुता? काहे के लिए? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। तो हमने इसको बहुत विस्तृत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, इसी से संबंधित एक गतिविधि है, हम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं कि संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थों को सुमेलित करना है। ये बेतरतीब हैं, इनको सुमेलित करना है। संप्रभु, अभी बताया था, संप्रभु का मतलब क्या है? ये देखिए कौन सा होगा? ये देखिए, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार जनता का। आगे देखिए, गणतंत्र, गणतंत्र में क्या होगा? देश का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति हो। ये सही है, गणतंत्र को इससे आप मिला दीजिए। बंधुत्व, बंधुत्व का तात्पर्य क्या होता है? ये देखिए, लोगों को परिवार की तरह रहना चाहिए, अर्थात पूरा देश एक परिवार की तरह है। हम चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस प्रांत के हों, लेकिन हमारा प्रेम और भाईचारा वो पूरी तरीके से बंधुत्व वाला होना चाहिए। यह नहीं कि हम मराठी हैं, हम उड़ीसा के हैं, हम बंगाली हैं, हम तमिलनाडु के हैं। ये विभेद नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, भाषावाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बंधुता की बात हमारे संविधान में कही गई है। फिर है धर्मनिरपेक्ष, अभी बताया। धर्मनिरपेक्षता को आप इससे मिलाएंगे, सरकार का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात जितना महत्व सरकार हिंदू धर्म को देगी उतना ही मुस्लिम धर्म को देगी, उतना ही ईसाई को, उतना ही सिख को, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी। किसी को महत्व नहीं देगी, समान रूप से देखेगी। सबको सबकी जो है स्वतंत्रता प्राप्त होगी। संस्थाओं का स्वरूप, हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। निर्माण के समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और उप अनुच्छेद बढ़ते बढ़ते अब 450 के आसपास निकल गए। बच्चों, संशोधन होते रहते हैं। संविधान निर्माताओं ने जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसे परिवर्तनीय बनाया, अर्थात इसमें आराम से परिवर्तन किया जा सके। अतः समय समय पर जो बदलाव इसमें किए जाते हैं उसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है। हमारे संविधान में सरकार, नागरिकों एवं सभी संस्थाओं के विषय में स्पष्ट रूप से नियम एवं सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन सभी के लिए बाध्यकारी है।
हमारे संविधान में सभी आवश्यक संस्थाओं हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार ही उन्हें कार्य करना होगा। इन संस्थाओं में प्रमुख रूप से न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और चुने हुए जो आयोग हैं वो आते हैं। बच्चों, आपको हमने समझाया है इससे पहले भी कि न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, कार्यपालिका का कार्य है सरकार का नियम कानून को, संविधान को लागू करवाना, और विधायिका का कार्य है संसद का विधान बनाना, कानून निर्माण करना। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य के क्षेत्रों का विवरण है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के संबंध में विवरण है। भाग 3 में नागरिकों हेतु मूलाधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण शब्दावली और उनके अर्थ हमने आपके लिए रखे हैं, आप इनको देखें। धारा का तात्पर्य होता है संविधान में वर्णित क्रमशः बिंदु या अनुच्छेद। संविधान संशोधन विधायिका द्वारा संविधान में किए जाने वाले बदलाव समय समय पर। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक स्वरूप। दर्शन किसी कार्य को दिशा देने वाले उसके मौलिक विचार। बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने पूरा प्रयास किया कि आप इतने अच्छे से इसको सीख सकें। इसमें हमने आज क्या क्या सीखा चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के जो बुनियादी तत्व हैं उन मूल्यों को हमने समझा। संविधान के आधारभूत दर्शन को हमने जाना कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका आधार क्या है। प्रस्तावना के रूप में हमने आपको 2 बार समझाया। विभिन्न संस्थाओं के स्वरूपों के बारे में जाना। अभी हमने कि न्यायपालिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका का क्या है और विधायिका संसद का क्या कार्य है, यह भी हमने आपको बताया। अब आज का हमारा गृह कार्य आपके लिए दिया जा रहा है कि संविधान के बुनियादी तत्व कौन हैं, आपको लिखना है। गांधी जी एवं अंबेडकर जी के विचारों में क्या समानता थी, आपको बताना है। कार्यकारी संस्थाओं को संविधान ने शर्तों में क्यों बांधा है, इसको आपको बताना है। बच्चों, आशा करते हैं कि आपके आज के इस अध्ययन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इससे संबंधित कुछ और अध्ययन करना चाहते हैं तो दीक्षा ऐप पर जाकर के सीख सकते हैं, या माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के YouTube लिंक पर भी जाकर के आप एक बार इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।